हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का। मैं गौरव कुमार। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं कि हम असिस्टेंट प्रोफेसर किसे कहेंगे, एसोसिएट प्रोफेसर किसे कहेंगे और प्रोफेसर किसे कहेंगे। दोस्तों, नॉर्मली जब हम किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, वहाँ जो टीचर्स पढ़ाते हैं उन्हें हम प्रोफेसर्स कह के बुलाते हैं, ठीक है। लेकिन एक ये जो टर्मिनोलॉजी है, प्रोफेसर या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर एसोसिएट प्रोफेसर, ये एक लेवल को बताता है, ये एक डेजिग्नेशन को बताता है, ये एक हायरार्की को बताता है कि कौन बड़ा सीनियर प्रोफेसर है, कौन जूनियर प्रोफेसर है और किसको पास ज़्यादा अथॉरिटी है, ठीक है। तो आज हम उस पर बात करने वाले हैं और इस पर भी बात करने वाले हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की जो एलिजिबिलिटी है, रिक्वायरमेंट है बनने की, वो क्या है और कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज में कहीं पर पढ़ाने की जॉब को लेकर आप सोच रहे हैं या फिर आप पढ़ाना चाहते हैं या फिर आपको इंटरेस्ट है, तो आपको किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जो आपकी रिक्रूटमेंट होगी वो एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर होगी। अगर परमानेंट पोस्ट की अगर बात करेंगे आप, तो एक और नाम आप सुनते होंगे, गेस्ट फैकल्टी या फिर एडहॉक फैकल्टी, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये भी हम बात कर लेते हैं। दोस्तों देखिए, सिंपली आपको बताना चाहूँगा, गेस्ट टीचर का मतलब सिंपली होता है अतिथि अध्यापक होता है। मतलब कि आप वहाँ पे आपकी रिक्रूटमेंट होगी, उस रिक्रूटमेंट का कोई टाइम नहीं होगा परमानेंट की तरह कि आप एक बार ज्वाइन हो गए तो ज्वाइन हो गए। वो जस्ट टाइप कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होता है, कॉन्ट्रैक्चुअल होता है और वो मैक्सिमम मतलब ये जो जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है वो 1 ईयर वाला ही होता है। फिर आप उसके बाद रिन्यू हो ना हो वो तो अलग विषय है, ठीक है। एडहॉक में क्या होता है कि एडहॉक में आपकी जो रिक्रूटमेंट है एक बार अगर हो गई, फिर जब तक आप नहीं छोड़ेंगे तब तक आप वहाँ पे रह सकते हैं। लेकिन ये परमानेंट वाले सारे फैसिलिटीज़ जो होते हैं वो नहीं मिलते हैं। लेकिन एडहॉक में ये चीज़ होता है कि अगर आपकी रिक्रूटमेंट हो गई तो फिर आप वहाँ पे रह सकते हैं, आप वहाँ पे पढ़ा सकते हैं और वहाँ पे ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं होता है। यूनिवर्सिटी चाहे तो निकाल सकते हैं लेकिन बाउंडेशन नहीं होता है, कोई टाइम फ्रेम नहीं होता है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया गेस्ट और मैंने आपको बता दिया एडहॉक के बारे में। अब हम आगे बात करेंगे। तो अभी मैंने दोस्तों आप सभी से बात किया कि गेस्ट फैकल्टी और एडहॉक फैकल्टी क्या होता है। अब आपके सामने मैं रखने वाला हूँ कि असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट कैसे होती है, एलिजिबिलिटी क्या है या फिर कौन हो सकते हैं और फिर क्या क्या समय लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर है यही एक सबसे नीचे लेवल का पोस्ट है, जहाँ पे कोई व्यक्ति जब टीचिंग लाइन में आना चाहता है यूनिवर्सिटी या कॉलेज में तो वो इसके लिए अप्लाई करता है और यहीं से पहले वो ये असिस्टेंट बनता है, फिर एसोसिएट बनता है, फिर प्रोफेसर बनता है। तो जो मैक्सिमम लेवल है, जो अपर लेवल है, जो सीनियरिटी का जो सबसे बड़ा रूप है, उसे कहते हैं प्रोफेसर। अब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपके पास क्या चाहिए, एक तो पीएचडी चाहिए, ठीक। अगर पीएचडी नहीं है तो क्या चाहिए, यूजीसी के द्वारा जो कंडक्ट की जाती है एग्जाम, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो क्वालिफाइड होना चाहिए। अगर वो भी नहीं है तो क्या होना चाहिए, जो भी स्टेट में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं और स्टेट यूनिवर्सिटी है या फिर आप कहीं भी अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट हर स्टेट गवर्नमेंट ऑलमोस्ट कराती है, उसका सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जब आपके पास होगी तो आप एलिजिबल होंगे, ये आंशिक एलिजिबिलिटी है। दूसरा क्या चाहिए, आप जिस भी सब्जेक्ट से पीएचडी कर रहे हो, पर्टिकुलर उस कोर एरिया में आपको 2 रिसर्च पेपर पब्लिश होना चाहिए, वो या तो यूजीसी के लिस्ट में हो या फिर पीयर रिव्यू में हो, ठीक। और 2 पेपर प्रेजेंटेशन आपके होने चाहिए किसी कॉन्फ्रेंस में या फिर आप किसी सेमिनार में कह सकते हैं। तो ये एलिजिबिलिटी चाहिए। अब आपको मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि मान लीजिए आपके पास पीएचडी नहीं है या फिर पीएचडी आपकी चल रही है लेकिन आप नेट क्वालिफाइड हैं, तो भी आप एलिजिबल हैं। मान लीजिए आपके पास नेट नहीं है और आप पीएचडी आपकी अवॉर्डेड है, आपके नाम के डॉक्टर लगा हुआ है, तो भी आप एलिजिबल है। और ये जो दोनों मैंने बताया, 2 रिसर्च पेपर और 2 पेपर प्रेजेंटेशन, ये दोनों केस में चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी है, रिलैक्सेशन है कि अगर आपके पास पीएचडी ही सिर्फ है तो भी आप बन सकते हैं, अगर आपके पास पीएचडी नहीं है, नेट है, तो भी आप बन सकते हैं। अगर आपके पास सब कुछ है, पीएचडी भी है और नेट भी है, तब तो सोने पे सुहागा, आप परफेक्ट उस पोस्ट के लिए हैं। अब ये चीज़ें होने के बाद भी कई बार हम शॉर्टलिस्ट नहीं होते हैं या फिर हमें इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाता है। तो आपको समझना ये होगा कि मान लीजिए किसी एक जगह पर फॉर्म निकला, वहाँ पे 50 लोगों ने अप्लाई किया है और एक ही सीट है, और पर्टिकुलरली एक सीट पर कहा जाता है कि 5 लोगों को कम से कम या 10 लोगों को कम से कम आपको इंटरव्यू कॉल करना है। तो जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो तो आपके पास है, लेकिन अब वो 50 लोगों में आप इकलौते हैं जो कि पीएचडी अवॉर्डेड नहीं है और जो 49 ने अप्लाई किया है वो अवॉर्डेड है। तो स्वाभाविक बात है, मे बी आपको वो शॉर्ट लिस्ट ना करें, क्योंकि उनको 10 कैंडिडेट तो ऐसे ही मिल गए जो कि एलिजिबल हैं और जिनका कि आपसे ज़्यादा स्कोर है। अब स्कोर के मतलब एक तो आपका जो मेरिट स्कोर है वो, दूसरा एपीआई स्कोर होता है दोस्तों। एपीआई स्कोर किसको कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर आपकी पीएचडी अवॉर्डेड है,
तो आपको 30 नंबर आपको मिलता है, 30 पॉइंट आपको मिलता है। फिर आपके पर्टिकुलरली जितने भी रिसर्च पेपर्स पब्लिश होते हैं उस पर 2-2 पॉइंट्स मिलते हैं, एक मैक्सिमम पॉइंट होता है वो आपको मिलेगा। फिर आपका आप जो भी रिसर्च पेपर पब्लिश किए, जो भी आप प्रेजेंटेशन किए हुए, कोई रिसर्च प्रोजेक्ट किए हुए हो तो उसके लिए आपको अलग से पॉइंट्स मिलते हैं। तो वो पॉइंट जिनके ज़्यादा होंगे उनको 10 लोगों को उनको बुलाना, 10 लोगों को बुला लेंगे, तो आप हो सकता है कि शॉर्टलिस्ट ना हो। तो सबसे पहला काम हमें ये करना होता है कि हम अपने एपीआई स्कोर को और जल्द से जल्द अपने पीएचडी को जल्दी से जल्दी हम लोग अवॉइड करा लें, ताकि हमारा जो एग्जैक्ट और हमारा जो कहते हैं डेफिनेट शॉर्टलिस्ट के चांसेस है वो बन सके। ये हो गया असिस्टेंट प्रोफेसर के। दूसरा एसोसिएट प्रोफेसर कैसे बनेंगे आप, मान लीजिए डायरेक्टली पोस्ट आया वो आपको बनना है, तो 7 साल का दोस्तों मांगा जाता है टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए परमानेंट टीचिंग लाइन में। आप रिसर्च एसोसिएट भी हो सकते हैं या फिर आप एज असिस्टेंट प्रोफेसर हो सकते हैं, ठीक है। और आपको बोला जाता है कि ये तो 7 साल का ये हो गया, प्लस आपको कहा जाता है कि रिसर्च पेपर्स पब्लिश आपके होने चाहिए, ठीक है। कितने रिसर्च पेपर पब्लिश होने चाहिए, तो मेरे अनुसार 7 हैं, 7 रिसर्च पेपर आपके पब्लिश होने चाहिए, यूजीसी के लिस्टेड या फिर रेफर्ड जर्नल उसको कहिए या फिर आप पीयर रिव्यू में कहिए, ठीक। और जो स्कोर है वो 75 का स्कोर, रिसर्च स्कोर है आपको होना चाहिए, तो फिर आप एलिजिबल हैं एसोसिएट प्रोफेसर के प्रमोशन के लिए कह सकते हैं, या फिर कहीं पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी निकला है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं प्रोफेसर की अगर बात करें दोस्तों, तो 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिए आपको परमानेंट में, ठीक है। और साथ ही साथ 10 रिसर्च पेपर्स आपके पब्लिश होने चाहिए, और वो भी आपका जो रिसर्च स्कोर है वो 100 का होना चाहिए मिनिमम। और भी कई क्राइटेरिया से, लेकिन ये बेसिक क्राइटेरिया मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2018 के आप रिक्रूटमेंट के उसको पूरा पढ़ेंगे पीडीएफ को, तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। लेकिन एक बेसिक सा मैंने आपको बताने की कोशिश इस वीडियो में कर रहा हूँ। एक और पोस्ट होता है दोस्तों, उसको एडजंक्ट फैकल्टी बोलते हैं। वो क्या होता है वो भी आप जान लीजिए। एडजंक्ट फैकल्टी वैसे लोग बन सकते हैं दोस्तों, जैसे मान लीजिए आप पर्टिकुलरली किसी एक सब्जेक्ट में ग्राउंड पे फील्ड में आप काम कर रहे हैं, अच्छा, जैसे कि मास कम्युनिकेशन से आप आते हैं और आप 30 साल से बहुत अच्छा वीडियो एडिटर है, काफ़ी अच्छी आपकी पकड़ है न्यू मीडिया पे, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो सकती है एज ए एडजंक्ट फैकल्टी उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में, पर्टिकुलरली एचओडी के द्वारा या फिर वाइस चांसलर के द्वारा रिकमेंडेशंस पे कि हाँ इनकी नीड है और इनका जो एक्सपर्टीज़ है वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को फ़ायदा करने वाला है, तो आपकी रिक्रूटमेंट हो सकती है। और ये जो पोस्ट होगा दोस्तों, ये परमानेंट नहीं होता है, लेकिन ये गेस्ट फैकल्टी की जो पोस्ट होती है उससे ज़्यादा इनको सैलरी मिलता है और ज़्यादा वैल्यू भी मिलता है, क्योंकि ये अपने फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। तो एक ये भी हो गया। तो असिस्टेंट प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर, फिर उसके बाद प्रोफेसर है, ये हायरार्की है। सबसे नीचे जब आप ज्वाइन करेंगे बेस लेवल पे, जब आपको यूनिवर्सिटी में घुसना है, कॉलेज में एंटर करना है, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में ज्वाइन करेंगे। जब आप 7 साल का सफर तय कर लेंगे और जो मैंने आपको कुछ रिसर्च पेपर्स, बुक्स एंड प्रेजेंटेशन है वो जब कर लेंगे आप, तो एसोसिएट हो जाएंगे। फिर 10 साल का जब सफर तय हो जाएगा और जो कुछ आप पब्लिकेशंस करने हैं वो कर लेंगे, कुछ आपके अंडर पीएचडी एनरोल होकर उनको अवार्ड कराएंगे, तो फिर आप एलिजिबल हो जाएंगे प्रोफेसर के लिए। इसके ऊपर ऐसा कुछ नहीं है। अब आप जब यहाँ तक पहुँच जाते हैं तो उसके बाद आपको कई तरह की जिम्मेदारियाँ दी जाती है, जैसे कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट आपने सुना होगा। इस पर इन सब पे हम डिटेल में बाद में फिर कभी बात करेंगे कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट किसे कहेंगे, डीन किसे कहा जाता है ना। और आपको फिर कह सकते हैं कि स्टूडेंट वेलफेयर डीन किसे कहा जाता है, और तमाम तरह के ऐसे आपको डेजिग्नेशन दिए जाते हैं। प्रॉक्टर किसे कहा जाता है, चीफ वार्डन किसे कहा जाता है, वार्डन किसे कहा जाता है। तो कई ऐसे पोस्ट हैं जिस पर हम आने वाले समय में बात करेंगे, और इन सब से आपके एकेडमिक को क्या, या फिर आपके प्रमोशन को, या फिर आपके करियर को क्या बेनिफिट होता है, हम उस पर भी बात करेंगे। तो फिलहाल का जो ये वीडियो था दोस्तों, ये सिर्फ इस पर था कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर जो होता है वो कौन होता है, क्या होता है, एसोसिएट प्रोफेसर कौन होता है, क्या होता है, और एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर कौन होता है, क्या होता है। तो आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, और भी आने वाले वीडियोस में आपको कई तरह की चीज़ें जानने को मिलेगी यूनिवर्सिटीज़ से और कॉलेज और एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर एकेडमिक वर्ल्ड से रिलेटेड। तो बने रहिए हमारे साथ और ख्याल रखें अपना, अपने परिवार का, और मस्त रहें। और क्या, जय हिंद, जय भारत।